हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विधिकपीडिया पे। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी: जब कोई डिफेंडेंट को लायबल माना जाता है प्लेंटिफ को हुए डैमेजेस के लिए, जबकि ना ही वो नेग्लिजेंट होता है ना ही उसका कोई इंटेंशन होता है प्लेंटिफ को हार्म करने का। ये नो फॉल्ट लायबिलिटी के अंतर्गत आता है। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी इवॉल्व हुआ था राइलैंड वर्सेस फ्लेचर केस में। इस केस में जो फ्लेचर था उसकी एक मिल थी उसके लैंड पे, और उस मिल को पावर देने के लिए फ्लेचर एक रिजर्वायर बनाता है अपने लैंड पे। एक एक्सीडेंट के कारण उस रिजर्वायर से पानी बाहर चले जाता है और वो राइलैंड्स के कोल माइंस को फ्लड कर देता है, यानी उसमें पानी भर जाता है। जिसके बाद राइलैंड्स जो है एक सूट फाइल कर देता है फ्लेचर के अगेंस्ट। कोर्ट हेल्ड करता है कि डिफेंडेंट जो है उसने रिजर्वायर बनाया था अपने रिस्क पे, और अगर उससे कोई एक्सीडेंट होता है और कुछ भी मटेरियल का एस्केप होता है तो डिफेंडेंट लायबल माना जाएगा। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के एसेंशियल्स होते हैं तीन। पहला, डेंजरस सब्सटेंसेस। डिफेंडेंट अगर अपने लैंड में कोई डेंजरस सब्सटेंसेस रखता है जैसे कि एक्सप्लोसिव, टॉक्सिक गैसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। दूसरा, नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड। और तीसरा होता है एस्केप, मतलब डिफेंडेंट को स्ट्रिक्टली लायबल माना जाएगा किसी भी डेंजरस सब्सटेंस के एस्केप के लिए उसके प्रीमाइसेस से। एक्सेप्शंस स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के क्या होते हैं? तो पहला एक्सेप्शन है प्लेंटिफ का फॉल्ट। मतलब प्लेंटिफ खुद उस डेंजरस थिंग के कांटेक्ट में आता है अपनी गलती के कारण। जैसे कि पॉन्टिंग वर्सेस नोक्स केस में प्लेंटिफ का हॉर्स मर जाता है जब वो डिफेंडेंट के प्रॉपर्टी में घुस जाता है और वहां कुछ पॉइजनस लीव्स खा लेता है। दूसरा एक्सेप्शन है एक्ट ऑफ गॉड, मतलब वो इवेंट जो कि बियॉन्ड कंट्रोल है किसी ह्यूमन एजेंसी के। जैसे कि निकोल वर्सेस मार्शलैंड केस में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेनफॉल के कारण जो चार ब्रिज हैं प्लेंटिफ के वो टूट जाते हैं। कोर्ट इसको एक्ट ऑफ गॉड मानता है। एक्ट ऑफ द थर्ड पार्टी तीसरा एक्सेप्शन है, जिसमें थर्ड पार्टी जो मतलब कि जो पर्सन है, ना ही वो सर्वेंट है डिफेंडेंट का, ना ही उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट है डिफेंडेंट के साथ, और ना ही उसके वर्क पे कोई कंट्रोल है डिफेंडेंट का। जहाँ डिफेंड थर्ड पार्टी के एक्ट फॉरसीन है वहाँ डिफेंडेंट को ड्यू केयर लेना जरूरी है, वरना उसको लायबल माना जाएगा। जैसे कि बॉक्स वर्सेस जुब केस में जो रिजर्वायर है डिफेंडेंट को ओवरफ्लो कर जाता है किसी थर्ड पार्टी के कारण जब वो अपना ड्रेन एम्प्टी करता है डिफेंडेंट के रिजर्वायर में, तो कोर्ट डिफेंडेंट को नॉट लायबल हेल्ड करता है। चौथा एक्सेप्शन है कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ, मतलब कि वॉलेंटाइन नॉन फिट इंज्योरिया। उदाहरण के लिए ए और बी नेबर्स हैं और वो सेम वाटर सोर्स इस्तेमाल करते हैं जो कि सिचुएटेड है ए के लैंड पे, और अगर उस वाटर सोर्स से वाटर स्केप करता है और वो बी को कोई डैमेज कॉज करता है तो बी डैमेज क्लेम नहीं कर सकता और ए को लायबल नहीं माना जाएगा उस डैमेज के लिए। पांचवा एक्सेप्शन है स्टैच्यूटरी अथॉरिटी, मतलब कोई स्टेट की अथॉरिटी के अंतर्गत कोई एक्ट किया गया हो तो वो एक डिफेंस के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है, और ये नेग्लिजेंस के केस में डिफेंस के रूप में नहीं प्लीड किया जा सकता है। जैसे कि ग्रीन वर्सेस चेल्सी वाटरवर्क्स कंपनी केस में जो डिफेंडेंट कंपनी था वो स्टैच्यूटरी ऑर्डर में था कि वो कंटिन्यूअस वाटर सप्लाई मेंटेन करे। एक मेन जो था वो बर्स्ट कर जाता है बिना किसी नेग्लिजेंस के डिफेंडेंट के, और वो प्लेंटिफ के पूरे प्रीमाइसेस को वाटर से भर देता है। तो इसमें प्लेंटिफ के डैमेजेस के लिए डिफेंडेंट को लायबल नहीं माना जाता। अब आते हैं एब्सोल्यूट लायबिलिटी पे। तो ये जो एब्सोल्यूट लायबिलिटी का रूल है इसको डिफाइन किया जा सकता है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी माइनस एक्सेप्शन। ये एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में इवॉल्व हुआ था। इस केस के फैक्ट्स की बात करें तो दिल्ली में एक इंडस्ट्री से ओलियम गैस लीक हो गया था किसी पर्टिकुलर एरिया में। उस लीकेज के कारण कई लोग अफेक्ट हुए थे। तो सुप्रीम कोर्ट जो था उसने ये रूल इवॉल्व किया था एब्सोल्यूट लायबिलिटी का स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के बेसिस पे, और ये कहा था कि डिफेंडेंट को लायबल माना जाएगा डैमेज जिस जो हुआ है उसके लिए, बिना एक्सेप्शन को कंसिडर करे हुए, जो कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी रूल में अवेलेबल है। इस रूल को अपहेल्ड किया गया था भोपाल गैस ट्रेजेडी में भी, जो 2 और 3 दिसंबर 1984 की रात में हुआ था। एक मिथाइल आइसोसाइनेट पॉइजनस गैस लीक होने के कारण यूनियन कार्बाइड कंपनी भोपाल में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भोपाल गैस डिजास्टर एक्ट 1985 को इनेक्ट किया था और कंपनी को स्यू किया था विक्टिम्स को हुए डैमेजेस के लिए।
जो कोर्ट है उसने एब्सोल्यूट लायबिलिटी का प्रिंसिपल अप्लाई किया था और कंपनी को लायबल हेल्ड किया था और उसको कंपेंसेशन पे करने के लिए कहा था विक्टिम को। ऐसे ही सच एक्सीडेंट से बचाने के लिए और क्विक रिलीफ पहुंचाने के लिए इंडियन लेजिस्लेचर ने पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 पास किया। अगर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी के बीच का अंतर जानने की कोशिश करें तो ऑर्डिनरी और कंपेंसेटरी डैमेजेस दिए जाते हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में, जहां की एग्जाम्पलरी या फिर प्यूनिटिव डैमेजेस फिक्स किए जाते हैं एब्सोल्यूट लायबिलिटी में। डीप पॉकेट थ्योरी को भी डेवलप किया गया था एब्सोल्यूट लायबिलिटी के अंतर्गत। वहीं कुछ एक्सेप्शंस जो थे वो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में प्रोवाइड किए गए थे, लेकिन एक्सेप्शंस अवेलेबल नहीं थे एब्सोल्यूट लायबिलिटी में। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी जो है वो इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस से डेवलप किया गया था, वहीं एब्सोल्यूट लायबिलिटी इंडियन इंसेप्शन है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के कारण जो एब्सोल्यूट लायबिलिटी है वो प्रेजेंट सिनेरियो में सुटेबल होता है, वहीं जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है वो 19th सेंचुरी ओल्ड प्रिंसिपल है। अब जाते जाते एक केस लॉ की भी बात कर लेते हैं। तो एमपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस शैल कुमार, इस केस की फैक्ट्स की बात करें तो इस केस में एक जोगिंदर सिंह जो कि 37 वर्षीय व्यक्ति थे अपने फैक्ट्री से वापस आ रहे थे 23 अगस्त 1997 की रात को अपने साइकिल पे, जहां वो रोड पे एक इलेक्ट्रिक वायर टूटी पड़ी थी और रेन के चलते वो दिखाई नहीं पड़ी थी साइकिलिस्ट को, और उस वायर के चक्कर में उन्हें बिजली का झटका लग गया था और इंस्टेंटली उनकी डेथ हो गई थी। एक एक्शन ब्रॉट किया गया था एमपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अगेंस्ट उनकी विडो और माइनर सन के द्वारा। इस केस में रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी अप्लाई किया गया था और ये डिसाइड किया गया था कि बोर्ड की स्टैट्यूटरी ड्यूटी थी उस एरिया में इलेक्ट्रिक सप्लाई करने का, और उस के चलते अगर कोई इंजरी या डेथ होती है किसी ह्यूमन बीइंग की जो उससे अननोइंगली ट्रैप हो जाता है, तो भी इलेक्ट्रिक सप्लायर को लायबल माना जाएगा उस चीज़ के लिए। और इसमें जो डिफेंस लिया गया था स्ट्रेंजर एक्ट का वो भी अप्लाई नहीं हुआ और डिफेंडेंट कंपनी को लायबल माना गया। तो दोस्तों, ये था स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो। ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए विधिक पीडिया को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। विधिक पीडिया को देखने के लिए धन्यवाद।